कहानी की शुरुआत हो रही है राज से। वो अपनी ड्यूटी पर है। यहाँ उससे मिलने वेड आता है। राज पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या। वेड बताता है मिशन की कमांड संभालने का राज का ये पहला मौका है। फिर वेड याद दिलाता है कि राज अपनी क्लास में टॉप स्टूडेंट था और पिछले 10 सालों से वो टॉप पर ही है। वेड को शिप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट राज बताने से मना कर देता है। उसे वेड की आईडी देखनी है। उसे देखने के बाद राज बताता है इस शिप को 20th सेंचुरी के वॉर के लिए डिज़ाइन किया गया था और ये काफ़ी महंगी और कमज़ोर है। साथ ही ये हर घंटे 4000 लीटर डीजल जलाती है। वेड राज से पूछता है कि उसने नेवी ज्वाइन क्यों की। राज जवाब देता है कि अपने देश की रक्षा करने के लिए। वेड कहता है जो काम उससे करवाना है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्लैरेंस वेंजी को इंटेरोगेट कर रहे हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसे कैसे पता जब सांटी 400 साल बाद अर्थ पर आएंगे तो ह्यूमंस के साथ अच्छे से पेश आएंगे, क्योंकि यूजुअली जब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोग पुरानी टेक्नोलॉजी वाले लोगों से मिलते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होता। डिटेक्टिव क्लैरेंस याद दिलाते हैं कि वेंजी को 15 अगस्त 1977 को एलियन से रिप्लाई मिला था, जिसमें ख़ास तौर पर कहा गया था कि रिप्लाई मत करना क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए बुरा होगा। फिर भी वेंजी ने रिप्लाई किया। उससे पूछा जाता है उसने ऐसा क्यों किया। वेंजी बोलती है ह्यूमन सिविलाइजेशन अब अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने लायक नहीं है। कहीं और ऑगी और जिन एक सेफ जगह हैं। जिन एंजाइटी पिल्स ले रही है क्योंकि मीटिंग में उसने जो देखा उसके बाद वो बहुत टेंशन में है। ऐसी सिचुएशन में जिन बताती है उसे लगा था कि वो वेंजी को जानती थी, जो ऑक्सफोर्ड में उसके लिए मैश्ड पोटैटोज बनाती थी और वो उन्हें एक स्वीट ओल्ड आंटी की तरह देखती थी, लेकिन सब कुछ एक दिखावा था। दूसरी तरफ वेंजी डिटेक्टिव क्लैरेंस को कन्फर्म करती है कि माइक एवंस वेरा का बायोलॉजिकल फादर है। उसने वेरा से सच छुपाया क्योंकि उसे पता था उसकी बेटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि सच्चाई को झेल सके, और वेरा कभी माइक से भी नहीं मिली। वेंजी बताती है माइक ने पहली बार उसे तब देखा जब वो अपने कॉफिन में थी। डिटेक्टिव को ये भी लगता है कि उसने झूठ बोला था कि वीआर हेलमेट वेरा का था ताकि वो उसे जिन को दे सके। असल में वेंजी जिन को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसकी नज़र में जिन अपनी जनरेशन की सबसे काबिल फिजिसिस्ट बन सकती है। बाद में डिटेक्टिव वेड से मिलने जाता है। वेड उसे वेंजी के इंटरोगेशन के बारे में पूछ रहा है। डिटेक्टिव बताता है कि वेंजी बहुत कोऑपरेटिव थी। इस पर वेड का कहना है कि शायद वेंजी ने इन्हें अंडर एस्टिमेट किया या फिर शायद इनकी लग गई है। वेड पूछता है कि कैसे ये शिप पर सबको रोक सकते हैं बिना डेटा को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इन्हें वो डेटा हर हाल में चाहिए। उसमें माइक और सांटी के बातचीत की डिटेल्स हैं। डिटेक्टिव को लगता है स्पेशल फोर्सेस भेजने से दोनों तरफ बहुत खून खराबा होगा और माइक एवंस को ड्राइव डिस्ट्रॉय करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ मिसाइल स्ट्राइक भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे वो पार्ट भी उड़ सकता है जो इन्हें चाहिए। काफ़ी सोचने पर डिटेक्टिव सजेस्ट करता है कि वो गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शिप पर बहुत सारे एयर वेंट्स होने की वजह से ये प्लान भी नहीं चल पाएगा। फिर डिटेक्टिव वेड को इन्फॉर्मेशन देता है कि जजमेंट डे शिप पनामा आ रही है, यानी उन्हें पकड़ने का इनके पास एक मौका है। जजमेंट डे शिप पर माइक को लग रहा है भले ही ये लोग मुश्किल और टेंशन भरी सिचुएशन में हैं, फिर भी इनकी टीम में स्पिरिट और हौसला बहुत है। माइक को ये देखकर अच्छा लगता है कि उनकी टीम पॉजिटिव और मोटिवेटेड है और वो मुश्किल वक्त में भी अपना मोराल बनाए रखे हुए है। फेलिक्स अपने बॉस को बताता है कि जब माइक आसपास होता है तो सब बहादुर बनते हैं, लेकिन असल में लोग परेशान हैं क्योंकि कुछ लोगों के अपने जेल में हैं और कुछ के फैमिली मेंबर्स गुम हो गए। माइक का मानना है जो मुश्किल सिचुएशन इनको अभी फेस करनी पड़ रही है वो इनके यकीन और हौसला परखने का एक बड़ा टेस्ट है। यानी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सब इस मुश्किल घड़ी में कैसे अपने यकीन को बनाए रखते हैं। फेलिक्स बोलता है कि उसने और दूसरों ने हमेशा सोचा था कि सांटी उन पे नज़र रखे हुए हैं, जैसे एक पावरफुल गॉड अपने भक्तों का ध्यान रखता है।
माइक को लग रहा है इंसान के बनाए हुए देवता बस कहानियां हैं, लेकिन उनका जो असली भगवान है वो वाकई में है और इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। बाद में माइक अपने ऑफिस में आता है और सांटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपनी हिम्मत बनाए रखता है और बोलता है कि चुप रहने के बावजूद वो अपने लॉर्ड की सेवा करता रहेगा। वो दोबारा दोहराता है कि उसने और दूसरों ने कभी भी सांटी से झूठ नहीं बोला। माइक फिर से अपने लॉर्ड से बात करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा है। सेफ हाउस में डिटेक्टिव आता है। वो ऑगी और जिन के लिए पुलिस वालों से अच्छा खाना लाया है। ऑगी पूछती है क्या उन्होंने उस औरत को पकड़ा जिसने जैक को मारा था, लेकिन डिटेक्टिव कहता है नहीं, उन्होंने अब तक उसे नहीं पकड़ा। वो बताता है कि उस औरत के लोगों ने अपने सीक्रेट्स एक शिप पर छुपा कर रखे हैं। अगर ये उन सीक्रेट्स तक पहुंचना चाहते हैं तो इन्हें ऑगी से नैनोफाइबर्स का प्रोडक्शन दोबारा शुरू करवाना पड़ेगा। बिना पूरी कहानी जाने ऑगी अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए हेल्प करने को तैयार हो जाती है। उसे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन ऑगी अपने नैनोफाइबर्स का प्रोडक्शन दोबारा शुरू करती है। हैरानी की बात यह है कि उसे अब काउंटडाउन नहीं दिख रहा। ऑगी पूछती है कि ये नंबर्स वापस क्यों नहीं आए। इस पर डिटेक्टिव का जवाब है शायद सांटी ने अपने लोगों को छोड़ दिया है। अगले दिन वेड ब्रिटिश नेवी के कुछ बेस्ट इंजीनियर्स को बताता है कि उनके पास एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 6 दिन हैं। लेकिन जब वो इस प्रोजेक्ट को सफलता से पूरा कर लेंगे तब उन्हें इसके लिए कोई सम्मान या प्रेज नहीं मिलेगा। इंजीनियर्स को बस अपने काम पे फोकस करना होगा बिना किसी इनाम के। वेड इंजीनियर्स को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगले 6 दिन उनके करियर और शायद उनकी पूरी जिंदगी के लिए बहुत क्रूशियल हैं। उन्हें इस प्रोजेक्ट को सफलता से पूरा करना ही होगा। वहीं विल बीच के पास बैठा है। यहाँ सोल और मिस्टर पग जो जैक की प्रॉपर्टी के इंचार्ज हैं उसके पास आते हैं। मिस्टर पग उसे बताते हैं कि जैक ने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा विल के नाम कर दिया है, जो टैक्सेस के बाद 20 मिलियन पाउंड्स बनता है। विल सोल से पूछता है क्या उसे पैसे चाहिए, क्योंकि वो मरने वाला है। लेकिन सोल याद दिलाता है कि जैक चाहता था कि ये पैसे विल अपने इलाज के लिए खर्च करे, ताकि वो अपने कैंसर से लड़ सके और बेहतरीन ट्रीटमेंट ले सके। विल कहता है कि उसने दूसरे डॉक्टर से भी सलाह ले ली है और उसका कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिर में विल ये मान लेता है कि अगर उसके बचने के चांसेस इतने कम हैं तो वो अपना बचा हुआ वक्त इलाज के लिए इधर उधर जाने और टेस्ट करने में नहीं बिताएगा। विल अपने आखिरी दिनों को अच्छे से और खुशी खुशी बिताना चाहता है, इससे पहले कि उसकी हालत और ख़राब हो जाए। उधर माइक की शिप पानामा कैनाल से गुजर रही है। वो अपने डेस्टिनेशन पर 26 घंटों में पहुंच जाएगी। वेड ऑगी को बताता है उसे नहीं लगता कमांडर वर्मा इस स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट है, इसलिए ऑगी को वर्मा के काम को डबल चेक करना पड़ेगा। बाद में ऑगी पूछती है इस शिप पर कितने लोग हैं, जिस पर वेड बोलता है उसे नहीं पता। ऑगी थोड़ी कश्मकश में है। वेड उसे पनामा कैनल की हिस्ट्री के बारे में याद दिलाता है। वेड को लगता है आज तक कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है जो बताए कितने लोग कैनाल बनाते वक्त मारे गए। सबसे अच्छा एस्टिमेशन कहता है ये नंबर 5,000 से 20,000 के बीच हो सकती है, जिसमें ज़्यादातर लोग मलेरिया और पीलिया से मारे गए और लैंडस्लाइड्स, डायनामाइट एक्सीडेंट्स और डूबने से भी लोगों की जानें गईं। वेड ऑगी से पूछता है कि उसके हिसाब से ह्यूमन रेस के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक कैनाल बनाना या दुश्मनों को हराना जो इनकी दुनिया पर कब्जा करने आ रहे हैं। इसके बाद वेड राज के पास आता है और बोलता है उसे ऑगी पर भरोसा नहीं, इसलिए राज को उसका काम ट्रिपल चेक करना होगा। उसी रात ऑगी और राज बातें कर रहे हैं। ऑगी राज को बताती है कि उसके नैनो फाइबर्स काम नहीं कर सकते क्योंकि उसने कभी इतने लंबे फाइबर्स बनाए ही नहीं और उन्हें कभी पानी के नीचे टेस्ट भी नहीं किया। राज उसकी बात को बीच में ही रोक देता है और कहता है ये फाइबर्स काम करेंगे। ऑगी को लगता है राज चाहता है कि वो काम करें, हालांकि उसे ये नहीं पता कितने लोग शिप पर मारे जाएंगे। ऑगी राज को याद दिलाती है इन्हें लोगों को मारने के लिए कहा जा रहा है,
जबकि इन्हें ये भी नहीं पता वेड का बॉस कौन है। और ये सब ऐसे ही करना क्यों ज़रूरी है, यानी लोगों को मारना। इसके अलावा भी तो कोई रास्ता हो सकता है। ऑगी बोलती है वो राज की तरह नहीं है और उसने ये सब करने के लिए हाँ नहीं किया था। फिर वो राज से कहती है कि वो उसे सच बताए। राज फाइनली मान जाता है। उसके हिसाब से ये लोग वॉर में हैं। अगले दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वेड कमांड सेंटर से देख रहा है शिप नैनो फाइबर्स के पास पहुंचने वाली है। राज ऑगी के पास जाता है और पूछता है क्या वो ठीक है। असल में वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। शिप पर सब कुछ नॉर्मल है। कुछ पैसेंजर्स खाने के लिए जा रहे हैं। फेलिक्स वीआर हेलमेट की फुटेज देख रहा है, जबकि माइक फिर से सांटी से बात करने की कोशिश कर रहा है। जब शिप का एक हिस्सा चेक पॉइंट से गुजरता है, लगता है जैसे नाइनो फाइबर्स काम नहीं कर रहे। एक क्रू मेंबर डेक साफ कर रहा है। उसे पता चलता है हॉज ने काम करना बंद कर दिया है। वो चेक करता है और देखता है पाइप कटा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नीचे गिर जाता है। वो खून में लथपथ है। उसे इनविजिबल नैनो फाइबर्स ने काट दिया है। माइक जो सांटी से बात करने की कोशिश कर रहा था, शोर शराबे की आवाज़ सुनकर बाहर आता है। वो देखता है एक आदमी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। माइक भागने की कोशिश करता है। बहुत सारे पैसेंजर्स भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। माइक फेलिक्स के पास पहुंचता है और एक रेड डिस्क निकालता है। फेलिक्स पूछता है क्या इन पर अटैक हुआ है, लेकिन माइक जवाब नहीं देता और दोबारा भाग जाता है। फेलिक्स की भी मौत हो गई है। माइक यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो जंप करता है, जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है। वो रेड डिस्क को अपने सीने से लगा के सांटी से माफ़ी मांगता है और फिर कुछ ही देर में नैनो फाइबर उसे भी कई हिस्सों में काट देते हैं। देखते ही देखते पूरा शिप मलबे में बदल जाता है। नैनो फाइबर्स के डेडली इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स की खौफनाक मौत हो गई है। वेड का प्लान कामयाब होता है, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारी जिंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं। कमांड सेंटर में सब लोग खामोश हैं, लेकिन ऑगी को देखकर पता चल रहा है उसका मन कितना बेचैन है। वो धीरे से एक लंबी सांस लेती है और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। उसने पहली बार अपने इन्वेंशन की वजह से इतना खून और तबाही देखी है। थोड़ी देर बाद कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हैं और शिप पर लगी आग को बुझा देते हैं। रात में ऑगी और बाकी लोग मलबे को देखने आए हैं। ऑगी रास्ते में रुक गई है। वो देखती है एक बच्चे का कटा हुआ पैर पड़ा है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा सैड और गिल्ट महसूस करती है। वो यहाँ से चली जाती है। क्रू माइक के अवशेषों को ढूंढ रहे हैं। कुछ देर तलाश करने के बाद क्लीन अप क्रू राज और वेड को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें माइक की बॉडी मिल गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइक के हाथ में वो रेड डिस्क थी जिसे पाना वेड का मिशन था। क्रिप्टोग्राफर्स जोर शोर से मिस्टीरियस रेड डिस्क को डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा करते हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं। उनमें से एक इंजीनियर कहता है कि अगर मान लो क्वांटम इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी अभी से 20 साल आगे है, तो इसका कोड क्रैक करने में इन्हें 3.8 ट्रिलियन साल लग सकते हैं। वो आगे बोलता है अगर इनकी किस्मत अच्छी रही तो ये काम 3.8 बिलियन साल में भी हो सकता है। डिटेक्टिव पूछता है वो इसे क्रैक कर सकता है ना? तभी डिस्क खुल जाती है, लेकिन ये क्रिप्टोग्राफर्स की मेहनत का फल नहीं है। डिटेक्टिव को समझ आ जाता है ये डिस्क इसलिए खुली क्योंकि वो चाहते हैं कि इंसान इसके अंदर का कंटेंट देखें। डिस्क में 28 गीगाबाइट्स के टेक्स्ट और मीडिया फाइल्स हैं। सबसे मिस्टीरियस फाइल का लेबल है 3body.cxl। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये फाइल 100 पेटाबाइट्स का डेटा कंटेन करती है, जो लेमन्स टर्म यानी आम इंसान की भाषा में 100 मिलियन गीगाबाइट्स के बराबर है। दूसरी तरफ वेड वेंजी को बताता है कि कैसे इन्होंने शिप पर सबको ख़त्म कर दिया। फिर वेड वेंजी को एक रिकॉर्डर देता है ताकि वो उसे सुने और अपने लॉर्ड की सच्चाई जाने। वेड रिकॉर्डर टेबल पर रखकर चला जाता है। वेंजी रिकॉर्डिंग प्ले करती है। इसमें एवेंस और सांटी के बीच की कॉन्वर्जेशन है,
जिसमें सांटी बोलती है वो इंसानों के साथ नहीं रहेगी क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ये सुनकर वेंजी शॉक्ड है। सेफ हाउस में जिन ऑगी और राज को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के फ़ोन सीधे वॉइस मेल पर जाते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने वेड खड़ा है, जो बताता है कि वो उसे लेने आया है क्योंकि आज से जिन उसकी बॉस है। वेड रिवील करता है कि राज उसके अंडर काम करता है और उसके मुताबिक जिन को एक्स्ट्रा डायमेंशंस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। जिन और वेड जब ऑफिस पहुंचते हैं, ये दोनों हेलमेट पहनते हैं ताकि देख सकें एलियंस इन्हें क्या दिखाना चाहते हैं। यहाँ ये सोफोन से मिलते हैं, यानी एआई से। वेड पूछता है कि वो इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं। सोफोन बताती है सांटी लोग बर्बाद होने वाले हैं। सांटी के फ्लीट को अर्थ तक पहुंचने में 400 साल लगेंगे, लेकिन ह्यूमंस पिछले 1 लाख सालों से अर्थ पर है। पहले ह्यूमंस और बंदरों में ज़्यादा फर्क नहीं था। इंसानों को खेती डिस्कवर करने में 90,000 साल लगे, शिकारी से किसान और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बनने में 10,000 साल लगे, एटॉमिक पावर मिलने में 200 साल लगे और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में सिर्फ 50 साल लगे। लेकिन सांटी को इन सब हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अर्थ स्टेबल है और इंसानों की नज़र में जो तबाही है वो सांटी के प्लैनेट के स्टेबल एरा और क्योटिक एरा के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। इंसान को कुछ भी कभी दोबारा शुरू नहीं करना पड़ा, लेकिन सांटी को हर बार सब शुरू से शुरू करना पड़ा। इनका प्लैनेट हर बार तबाह हो जाता था। सांटी को लग रहा है ये जब तक अर्थ पर पहुंचेंगे इंसान टेक्नोलॉजी में इनसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे और फिर ये इनके प्लैनेट को बर्बाद कर देंगे। यानी सांटी का अर्थ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इन्हें जीतना होगा क्योंकि अभी इनकी टेक्नोलॉजी इंसानों से काफ़ी आगे है। सांटी साइंस को ख़त्म कर देंगे ताकि ह्यूमंस आगे न बढ़ सकें। सोफोन बताती है कि सांटी ने अपने सभी रिसोर्सेज का यूज़ करके 4 सोफोन्स बनाए हैं, 2 के 2 जोड़े, हर जोड़ा जो अंदर ही अंदर एक दूसरे से उलझा हुआ है। 2 सोफोन्स उनके साथ रहेंगे और 2 इंसानों को सुनने और देखने के लिए यूज़ होंगे, और उनका मेन गोल है इंसानों के साइंस को ख़त्म करना और उन्हें डरा कर रखना। वेड और जिन डर कर अपना हेलमेट उतार देते हैं। लंदन की सड़कों पर सेलफोन्स और बिलबोर्ड स्क्रीन्स माल फंक्शन करने लगते हैं। अचानक सब कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में बदल जाता है और इंसानों को बताने लगता है कि वो सिर्फ कीड़े हैं, यानी बग हैं। फिर आसमान में अंधेरा होने लगता है। आसमान एक मिरर इमेज बन जाता है जो ज़मीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक आँख नीचे इंसानों को देख रही है, जो उन्हें फील कराती है कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं और उन पर नज़र रखी जा रही है, यानी वो कितने छोटे और पावरलेस हैं इस बड़ी फोर्स के सामने। हमें सड़क पर ज़ख्मी अनजान औरत नज़र आती है, वो भी आसमान को देख रही है। वो सांटी का साइन देखकर मुस्कुरा रही है। शायद वो सांटी को पहचानती है या उनसे रिलेटेड कुछ जानती है। इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं ख़त्म हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखिए।